देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। हरियाणा में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए। वर्तमान में बीजेपी की सरकार केंद्र के ऊपर है। उन्होंने संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उनकी आज की मोदी की गारंटी के ऊपर क्या कोई भी देशवासी भरोसा कर सकता है? 10 साल का शासनकाल का आम जनता का अनुभव क्या कहता है? क्या वादे करके आए थे? वादा था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, काला धन खत्म करेंगे, 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, नौजवानों के लिए हर साल 2 करोड़ नए रोजगार देने का वादा था, महंगाई खत्म करने का वादा था। क्या बना इन वादों का? जो कहा किया उसके बिल्कुल उलट है। हमारी पार्टी ने सबसे पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी के 10 साल के शासनकाल ने हमारे देश की जो संवैधानिक जो व्यवस्था है, एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की व्यवस्था, उसके लिए खतरा पैदा किया है। इन्होंने अपने कॉरपोरेट मित्रों के लिए पूरे देश के संसाधनों को लुटाया है, देश के खजाने लुटाए और देश के अंदर सांप्रदायिक आधार पर धर्म का राजनीतिक तौर पर दुरुपयोग करते हुए नफरत और हिंसा का वातावरण पैदा करके एक तानाशाही का शासन स्थापित करने की कोशिश की है। इस परिस्थिति के अंदर आज ये चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं रह जाते। इन चुनावों का नतीजे देश के भविष्य का निर्धारण करेंगे। आज हर नागरिक, देशभक्त नागरिक के लिए ये कर्तव्य बनता है कि हमारे पुरखों की कुर्बानी से जो हमें ये संविधान मिला था, एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य का जो संविधान हमें हासिल हुआ था, उसको बचाना आज हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है, जिसके ऊपर बीजेपी ने बहुत बड़ा हमला बोला है। असल में बीजेपी की सरकार ये कॉरपोरेट की और सांप्रदायिक ताकतों की गठजोड़ की सरकार है। इनको हराना सबसे पहला कर्तव्य आज देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक देशप्रेमी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। और इस सूरत में एक वैकल्पिक सरकार, उसके लिए स्वागत योग्य बात है कि तमाम जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, इंडिया गठबंधन के नाम से एक गठबंधन बना है। ऐसे में हमारी पार्टी ने सबसे पहले 4 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनने से ही एक जनपक्षीय नीतियां लागू की जा सकती हैं। वो जनपक्षीय नीतियां क्या होंगी, इसके लिए हमने बहुत विस्तार से अपने घोषणा पत्र के अंदर रखा है। और वो असल में तो ये है कि बिल्कुल बीजेपी के द्वारा जो अपनाई गई जो नीतियां हैं, इसको पलटना है। उनके द्वारा जो नीतियां अपनाई गई हैं वो कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए। जैसे पिछले 10 साल में उन्होंने अपने कॉरपोरेट मित्रों के लिए उनके कर्जे माफ किए हैं। 17,46,000 करोड़ रुपए के सरकारी बैंकों से लिया गया कर्जा बड़े पूंजीपतियों का बट्टे खाते डाल के माफ किया है। उनके टैक्स घटाए गए हैं। 30% कॉर्पोरेट टैक्स से घटा करके उन्होंने 22% किया है, जबकि जनता के ऊपर लगातार टैक्सों की भरमार की गई है। अकेले पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर टैक्स बढ़ा करके उन्होंने, इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 28,33,000 करोड़ रुपए लोगों से लूटे हैं। अब यहीं से पलट की बात है। इनकी नीतियां ये हैं कि कॉरपोरेट को फायदा दो, कॉरपोरेट को पैसा दो, कॉरपोरेट को दौलत दो, कॉरपोरेट उसका निवेश करेगी, उससे रोजगार पैदा होंगे। क्या ये रोजगार पैदा हुए? सच्चाई है कि आज सबसे भयंकर बेरोजगारी है। कॉरपोरेट पैसा तभी लगाता है जब लोगों की खरीदने की क्षमता हो। रोजगार घट रहे हैं, लोगों के वेतन घट रहे हैं, खेती संकट में है। हमारी साफ तौर पर नीति जो हमने घोषणा पत्र में रखी है वो विकल्प आर्थिक तौर पर यह है कि लोगों की जेब में पैसा जाना चाहिए। लोगों की जेब में पैसा तभी जा सकता है जब कृषि लाभकारी हो। कृषि लाभकारी करने के लिए जरूरी है कि स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे दिया गया, लेकिन उसकी नीति को लागू नहीं किया जा रहा। तो किसानों को लाभकारी मूल्य स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक उसको लागू किया जाएगा। हम भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसको लागू करवाने का काम करें। तो जहां किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी तमाम फसलों की, यह कानूनी गारंटी देने की बात है, उसी के साथ साथ देश में खाद्य सुरक्षा, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी ये प्रचार करती है कि इनको एमएसपी दे दी जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी, मजदूर मारे जाएंगे। सच्चाई ये है कि सरकारी खरीद है तभी तक पीडीएस है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, गरीब को फायदा हो सकता है।
ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को जिस तरह से लुटाना चाहते थे अपना कृषि कानून बना करके भी, इसमें सच्चाई है कि पीडीएस के तहत ना सिर्फ 5 किलो मुफ्त, ये हमारे देश के अंदर खाद्य सुरक्षा कानून की उल्लंघना है, उसमें हमारी पार्टी का साफ कहना है कि 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज और इसके अलावा तमाम जरूरत की चीजें वो पीडीएस के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को दी जानी चाहिए, जैसे केरल की सरकार हमारी करके दिखाया। इसी के साथ मजदूरों के लिए जो आज इन्होंने श्रम कानूनों में संशोधन करके लेबर कोड के नाम पर उनको खत्म किया है, किसके पक्ष से, किसके फायदे के लिए किया है? कॉर्पोरेट के लिए, उनके मुनाफे के लिए किया है। आज जरूरत है कि वो कानून जो हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़के लागू किए थे, उन कानूनों को ना सिर्फ लागू किया जाए बल्कि उनको मजबूत किया जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए किया जाए। मोदी ने क्या किया है? फ्लोर लेवल 178 रुपए दिहाड़ी तय करिए। हम मांग करते हैं कि 700 रुपए कम से कम न्यूनतम दिहाड़ी मनरेगा के मजदूर की, खेती और मजदूर की देश के अंदर होनी चाहिए, और हमने करके दिखाया। केरल में सबसे ज्यादा दिहाड़ी है मजदूरों की आज पूरे देश के स्तर के ऊपर। ये गुजरात मॉडल लाना चाहते हैं जहां सबसे कम मजदूरी है मजदूरों की। इसी तरह से शिक्षा के ऊपर इन्होंने अपने सांप्रदायिकरण और व्यापारीकरण का काम किया। नई शिक्षा नीति ला करके देश में शिक्षा को व्यापार बनाना और शिक्षा के अंदर बिल्कुल कठमुल्ला राजनीति के तहत इन्होंने उनके पाठ्यक्रम को बदला है। ये नीति रद्द की जाएगी। शिक्षा सार्वभौमिक सबके लिए मिले, समान रूप से मिले, इसके लिए शिक्षा के ऊपर देश की कमाई का 6% हिस्सा खर्च हो। इसी और उसके तमाम सिलेबस में वैज्ञानिकता, तर्कशीलता, ताकि लोगों में कठमुल्ला पैदा ना हो, एक धर्मनिरपेक्षता का विचार पैदा हो। इस तरह से एक शिक्षा नीति का निर्धारण हो। इसी तरह से स्वास्थ्य की नीति है। स्वास्थ्य के स्तर के ऊपर 5 लाख का बीमा यह खत्म किया जाएगा। सरकार की तरफ से हर नागरिक को गारंटी करनी पड़ेगी कि उसका इलाज, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। यह 5 लाख का सीमा नहीं होगी, बल्कि जिस तरह से केरल में करके दिखाया है मॉडल के रूप में, वैसा पूरे देश में करके दिखाएंगे। रोजगार के मुद्दे के ऊपर आज इन्होंने कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, जबकि सच्चाई है कि आरक्षण को तो खत्म किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र ही बचेगा नहीं तो आरक्षण कैसे बचेगा? निजी क्षेत्र में आरक्षण है ही नहीं। आज नौकरियों के ऊपर भर्ती पर प्रतिबंध है केंद्र सरकार की तरफ से। 30 लाख के आसपास नौकरियां खाली पड़ी हैं, भरी जानी चाहिए और भरेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो तमाम खाली पद भरे जाएंगे। ना सिर्फ भरे जाएंगे, नई नौकरी सृजित होंगी। और सरकार संवैधानिक गारंटी, रोजगार का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार हर नौजवान का होना चाहिए। उसके आधार के ऊपर ये जो आज मनरेगा के तहत 100 दिन का काम है 200 दिन का हो, ये सिर्फ गांव के गरीबों के लिए नहीं, शहरी के गरीबों के लिए भी कानून बनना चाहिए। और इस तरह से देश में महंगाई को कम करने के लिए जरूरी है कि ना सिर्फ पेट्रोल पदार्थों पर जो इन्होंने टैक्स बढ़ा करके लूटा है, 28,33,000 करोड़ रुपए जो लूटे हैं, ये वापस जनता को छूट दे करके जनता की जेब में पैसा जाएगा, खर्च करेंगे, मांग बढ़ेगी तो उससे उद्योग और सेवा क्षेत्र विस्तार करेगा। इस तरह से महंगाई को कम करने के साथ साथ तमाम सारे कदमों के तहत देश में जो आज ये दंगे करवाए जा रहे हैं, हिंसा भड़काई जा रही है, इसके ऊपर सख्ती से रोक होगी। ये जो प्राइवेट आर्मियां खड़ी कर रखी गोरक्षा के नाम पे, धर्म परिवर्तन के नाम पर, जल जिहाद के नाम पर, ये सब प्रतिबंध हो गए। देश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि आज ये जो कानूनों का दुरुपयोग करके विपक्ष के ऊपर हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, विद्यार्थियों को जेलों में डाला गया है, ये तमाम कानून रद्द होंगे। यूएपीए का कानून, एनएसए का कानून, ये आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट और इसके साथ साथ देशद्रोह के कानून, ये तमाम को खत्म करते हुए एक बिल्कुल जवाबदेही सरकार की जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं के ऊपर लागू करने की योजनाओं का उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। ये तो प्राइवेट ट्रस्ट बना करके इन्होंने तो आज एक तरह से भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाया है। ये चुनावी चंदे का आज भंडाफोड़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो हमारी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी, हमने उस समय पे कहा था कि काला धन देश के अंदर आएगा, ये हमारी राजनीति के अंदर हस्तक्षेप करेगा। आज वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक है और बिल्कुल उसके अंदर साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने चंदे के नाम पे बड़ी बड़ी कंपनियों से रिश्वत लेकर के उनको फायदे पहुंचाए हैं, फिरौती का धंधा चलाया है। इन्होंने फर्जी कंपनियों से पैसे लिए हैं, उनको फायदे पहुंचाने के लिए किए हैं। इन्होंने पीएम केयर के नाम के ऊपर पैसा, प्राइवेट ट्रस्ट कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को प्राइवेट है, ट्रस्ट का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है, केंद्र के मंत्री उसके मेंबर हैं। वो पैसा जो जनता से लिया गया था वो कहां खर्च किया गया है, किसके लिए किया गया, कोई अकाउंट नहीं है। ये सब की सब जवाबदेही होनी चाहिए। और इस तरह से जो मीडिया के ऊपर भी जो कब्जा पूंजीपतियों का हुआ, गोदी मीडिया बन गया है, ये कब्जे खत्म होने चाहिए। मीडिया प्रचार जनता का वो एक स्वयं नियंत्रण बना करके जनता के लिए काम करे। इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में विस्तार से चर्चा की है और इस तरह से कानून बना करके
इस बात की गारंटी होगी कि देश में हमारे लोकतंत्र की और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए धर्म का दुरुपयोग राजनीति के लिए बिल्कुल ना हो। किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती इस देश के अंदर। और इसी तरह से राज्यों को समान रूप से जो अधिकार दिए जाएंगे, उनके ऊपर जो कटौती की जा रही है, इन्होंने अमेरिका का पिछलगू बना दिया देश को। हमारे देश में आज अमेरिका के साथ एक्सरसाइज हो रही है, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, आज इजराइल के साथ खड़े हैं, उनके सबसे बड़े रणनीतिकार बन गए। इस तरह से हमारे देश की विदेश नीति, स्वतंत्र विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति, भारत के हितों को प्राथमिकता कर रखने की विदेश नीति बनने की। आज देश के स्तर के ऊपर जो बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से रोजगार के ऊपर हमला बोला है, स्थायी रोजगार के ऊपर अस्थायी भर्ती, स्थायी रोजगार को खत्म किया जा रहा है, स्थायी रोजगार के ऊपर प्रतिबंध है। 30 लाख नौकरियां अकेले केंद्र सरकार के खाली, बाकी राज्यों के स्तर के ऊपर हैं। हमारे हरियाणा के अंदर रोजगार कौशल रोजगार निगम के नाम के ऊपर स्थायी व्यवस्था की है कच्चे रोजगार की। हमारी साफ तौर पे पार्टी की घोषणा पत्र में हमने तय किया गया है कानूनी रूप से जो भी स्थायी प्रकृति का काम है उसको ठेके पर नहीं दिया जाना चाहिए, उसके ऊपर स्थायी भर्ती होनी चाहिए। न्यूनतम जो भी काम ठेके पर करने वाला काम सरकारी मजदूर हैं उनको भी स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलने चाहिए। जितनी भी ये स्कीम वर्कर्स हैं इनको भी कर्मचारी का, मजदूर का उसका दर्जा मिलना चाहिए और उनको भी न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, तमाम चीजें उनको भी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही पेंशन का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है और उसमें ना सिर्फ कर्मचारियों के लिए ओपीएस का पुरानी पेंशन स्कीम, ये नई पेंशन स्कीम को खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना और ना सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि संगठित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसान, खेत मजदूर, गांव घर में काम करने वाली महिलाएं, इन सबको पेंशन का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? जब ये सब के सब देश के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य है जो भी काम किया जा रहा है, इनके लिए भी पेंशन। इसलिए हमने घोषणा पत्र में लिखा है कि कम से कम पेंशन आपके वेतन का जो पिछला वेतन उसका 50%, जिसमें महंगाई के आंकड़े जुड़ते चले जाएं। इसी तरह से न्यूनतम वेतन का 50% आधा या कम से कम 6,000 रुपये, जो सा ज्यादा हो वो लागू पूरे देश के स्तर के ऊपर होना चाहिए, तमाम राज्यों के स्तर पर होना चाहिए। यह अधिकार, पेंशन का अधिकार सम्मान का सवाल नहीं है, अधिकार का सवाल है हर नागरिक को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम की आप तमाम नागरिकों से अपील है, जिनको भी इस देश से प्यार है, तमाम के तमाम जो लोकतंत्र से प्रेम करने वाले, जनतंत्र को चाहने वाले, धर्मनिरपेक्ष और देशभक्त ताकतों से अपील है कि इन चुनावों में एक एक वोट बीजेपी के खिलाफ डालते हुए उसकी हार को सुनिश्चित किया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे पुरखों की धरोहर को बचाए रखने के लिए बीजेपी को हराना जरूरी है और इसके लिए आज देश में इंडिया गठबंधन के नाम से एक वैकल्पिक जो धर्मनिरपेक्ष सरकार के बनाए जाने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। इसी समझ के तहत हरियाणा में सीपीआई और सीपीएम दोनों पार्टियों ने मिलकर के निर्णय लिया कि इस बार हम हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले हम एक एक सीटों पर चुनाव लड़ते थे, हमें वोट मिलती थी, लेकिन एक भी वोट आज बटने ना पाए, एक एक वोट आज बीजेपी के खिलाफ प्रयोग हो, इस समझ के तहत हमने चुनाव ना लड़ करके 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को हराने के लिए, और जहां एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं 9 सीटों पर और 1 सीट पर आप पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनको समर्थन करने का, इनके पक्ष में वोट करने की हम अपील करते हैं।